नमस्कार, न्यूज स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और इस शो में मैं और रक्षा, यानी मैं विकास और रक्षा, इस अगले 1 घंटे के अंदर आपके तमाम स्टॉक्स पर एडवाइस लेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार मार्केट का हाल देख लेते हैं। इस वक्त सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं निफ्टी और सेंसेक्स को। क्या हाल वहां पर है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो आधे % की कमजोरी के साथ इस वक्त निफ्टी में कारोबार चल रहा है और 132 अंक निफ्टी इस वक्त गिरा हुआ है। अगर आप तमाम इंडाइसेस पे नजर करेंगे तो जो लार्जर इंडाइसेस हैं, जो ब्रॉडर इंडाइसेस हैं, उसमें अगर आप देखें निफ्टी बैंक आधे % की कमजोरी के साथ, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो करीब 1/4% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। मिड कैप 50 अगर देखेंगे तो 1/4% है यहां पर कमजोरी। स्मॉल कैप में भी करीब करीब 3/4% की कमजोरी देखने को मिल रही है इस वक्त। और अगर इसके अलावा आप इंडाइसेस की बात करें, सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें, तो निफ्टी ऑटो में करीब आधे % की गिरावट है। फाइनेंशियल सर्विसेज में इस वक्त करीब करीब 3/4% की गिरावट है। एफएमसीजी में भी 3/4% की गिरावट है। कमजोर तो ये सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन मजबूत क्या है? मजबूत है निफ्टी आईटी, करीब आधे % की तेजी आपको यहां देखने को मिल रही है। उसके अलावा पीएसयू बैंक करीब 3/4% की तेजी यहां आपको देखने को मिलेगी। ऑयल एंड गैस में आज रिकवरी है, कल की पिटाई के बाद आज यहां पे हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है। करीब करीब 1/4% की तेजी इस इंडाइसेस में आपको देखने को मिलेगी। सो ये है ओवरऑल आज का बाजार। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और शो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सुनाते हैं। तो यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हॉवर्ड लुटनिक। उनका यह दावा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कॉल नहीं किया। क्या है यह स्टेटमेंट, पहले आप एक बार सुनिए, फिर इसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। Tracks and set the whole deal up. But let's be clear, it's his deal. Yeah. Okay? He's the closer. He does the deal. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. In the middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's like, That staircase. and they were at, and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? चलिए, तो ये बाइट आपने सुनी, इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले अपने मेहमानों को शामिल कर लेते हैं इस शो में। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं जियोजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह और nimsThakkar.com के निमेश ठाकर। nimsThakkar.com के निमेश ठाकर, आप दोनों का बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। गौरांग सर, सबसे पहला सवाल आपसे। अभी हमने एक बाइट प्ले की जिसमें हॉवर्ड लुटनिक ये कह रहे हैं कि डील सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पीएम मोदी ने कॉल नहीं किया, ऑफिशियल लेवल पर तमाम बातें हो गई थी। इसको आप कैसे रीड करते हैं? क्या यही मामला रहा होगा या सिर्फ अब क्योंकि डील हुई नहीं है तो बातें इधर उधर की जा रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। पहले एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवतः पूर्वक उनका निवेश हो सकता है। तो देखिए, ये फोन कॉल करने की बात नहीं है। ये दिखाता है कि अमेरिका जो शासन है वो और अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स है, उनका अहंकार कितना बड़ा है। आप किसके लिए डील करते हैं? ताकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था सुधरे, दोनों देशों के नागरिकों को अच्छे व्याजबी दामों पर सेवाएं और वस्तुएं उपलब्ध हो, न कि आपके अहंकार को फुसलाने के लिए या फिर उसको संभालने के लिए। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले काफी सारी टिप्पणियां राष्ट्रपति ट्रंप और उनके जो मंत्री है उनके तरफ से काफी सारी टिप्पणियां आई हैं। मैं इन सब बातों को, तो अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछे तो मैं इन सब बातों को नजरअंदाज करूंगा और किसी भी प्रकार का महत्व देना नहीं चाहूंगा। सही बात कही आपने कि ये निश्चित तौर पर ये ईगो का ही लग रहा है मामला, कि उन्होंने ये रखा कि हाँ
पीएम मोदी का कॉल आना चाहिए, जब बातचीत हो गई थी तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए था। खैर, इस पर और भी चर्चा करेंगे आज के शो के दौरान, और आगे भी पूरे दिन चर्चा करते रहेंगे कि ट्रेड डील पर आगे क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। लेकिन अब योर स्टॉक्स में कॉलर्स का जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनके लिए ही शो है। तो पहला कॉलर हमारे साथ, पहले कॉलर जुड़े हुए हैं, प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, आप कहां से जुड़े हैं और क्या सवाल है आपका, कौन से शेयर है आप पे? हेलो प्रभाकर, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप कहां से जुड़े हैं और कौन से शेयर है आपके पास, कौन से शेयरों पर आप सलाह चाहते हैं? एचईजी लिमिटेड 628 का भाव है 1000 शेयर। आपके पास एचईजी के शेयर हैं 628 के भाव पर, 2000 शेयर हैं प्रभाकर के पास एचईजी के। और हाँ, इस जी, वक्त जी। जो इनका भाव चल रहा है वो करीब करीब 583 का चल रहा है, यानी 628 से नीचे आ गया है। लॉस है इनके पास, ठीक ठाक लॉस है इनका। गौरांग सर, क्या फंडामेंटली क्या एडवाइस आपकी होगी प्रभाकर को, क्योंकि इस वक्त ठीक ठाक लॉस पे बैठे हुए हैं, 2000 शेयर हैं, क्वांटिटी भी काफी है इनके पास। देखिए, ये कंपनी का एक इतिहास रहा है। मेरे ख्याल से वो जब खबरें आई थी, ये और एक कंपनी है इलेक्ट्रोड्स को लेकर के चाइना से जो खबरें आई थी, उसके पश्चात बहुत तीव्र गति से ये स्टॉक ऊपर गया था। शॉर्ट सप्लाई में थे और ये कंपनी का जो कामकाज है उसके आधार पर काफी ऊपर के तरफ के दायरे देखे थे, और फिर वहां पर परिस्थिति सामान्य हुई और फिर काफी नीचे के तरफ के दायरे। व्यक्तिगत रूप में तो इस कंपनी पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दूसरे क्षेत्र जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं और निवेश की विचारधारा रख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर वित्तीय क्षेत्र, खास करके जो सरकारी बैंक्स है, ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र की बैंक अच्छे लगते हैं। मजबूत एनबीएफसीज हैं जहां पर आप ध्यान रख सकते हैं। और एक बात है, अपने नुकसान झेलने की जो क्षमता है उसको पहले ध्यान में रखें। अपने निवेश को इतना भी मत साफ होने दीजिए कि बाद में जो निवेश की गई पूंजी है उसका भी मिलना अनिश्चितता के वातावरण में फंस जाए। तो हमें तो लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र अच्छा लगता है, हमें ऑटो क्षेत्र अच्छा लगता है, रक्षा क्षेत्र काफी अच्छा लगता है। आप अभी बता रहे थे, और हमने कई बार हमारी चाले नीति नाउ स्वदेश पर सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर निवेश की राय दी है। अगर ये परिवर्तन करना चाहता है तो मैं बिकवाली तो नहीं कह रहा, लेकिन अगर परिवर्तन करना है तो बीईएल काफी अच्छा लगता है। अगर परिवर्तन करना है, गौरांग जी कह रहे हैं, तो आपको बीईएल में निवेश करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। चलिए अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं, और अगले लाइव कॉलर शशिकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून शशिकांत, बताइए कौन से शेयर पर राय जानना चाहते हैं आप आज? गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो जी बताइए, कौन से शेयर पर राय जानना चाहते हैं आप? मैडम, मेरे पास इंफा के 100 शेयर्स है, IMFA जी 1375। अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नजरिया कितने समय का है आपका इस शेयर पर? शॉर्ट टर्म ही है। तो शॉर्ट टर्म नजरिया। निमेश जी, अगर इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज की बात की जाए तो 1255 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आज 3% की अच्छी खासी तेजी। लेकिन कुछ दिनों से एक गिरावट पर ये शेयर कारोबार कर रहा था, 15% टूट चुका है पिछले 5 सेशंस में। और लेकिन मैं इसके 6 महीने के चार्ट की अगर बात करूँ तो 66% तक की तेजी इसने दिखाई है। करीब करीब 750 के लेवल से यहाँ इसने जो लेवल्स दिखाए हैं वो 1500 तक के भी लेवल्स दिखाए हैं। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम पिछले 6 महीने में रहा है, लेकिन 5 दिनों से दबाव झेलता हुआ आज हालांकि थोड़ी बहुत तेजी है शेयर में। निमेश जी, क्या कहना है आपका? जो वो रैली थी जिसने 1500 के लेवल हमें दिखाए थे, क्या वहां पे वापस जाएगा ये शेयर, या फिर वो कहीं ना कहीं अब फिजल आउट होती हुई हमको और नजर आएगी आगे दिनों में? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना था, और स्टॉक इतना रनअप होने के बाद 15-20% की वोलेटिलिटी एक नॉर्मल चीज है। अभी आप देखिए तो स्टॉक 100 डेज की मूविंग एवरेज के सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं मानता हूं कि जब तक ये स्टॉक 1200-1220 के ऊपर है, तब तक रिकवरी के चांसेस ज्यादा है। तो मेरी राय यही बनेगी कि आप 1200 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के ये काउंटर के अंदर भी फिलहाल होल्ड कीजिए, और जैसे ही अगर आपके प्राइस के करीब आता है, वहां पर आप आगे की रणनीति जो है वो डिसाइड कीजिएगा। बट फिलहाल मेरी राय यही है कि 1200 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए,
और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 1350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर आप अपनी आगे की रणनीति डिसाइड कीजिए। बिल्कुल। सो अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि राज हमारे साथ हैं। रवि राज, क्या स्टॉक्स हैं आपके पास और क्या सलाह आप चाहते हैं अपने स्टॉक्स पर? नमस्कार सर, मेरे पास है अपोलो माइक्रो सिस्टम की 100 शेयर है, 271 प्राइस में मैं खरीदारी किया हूँ। तो इसका क्या नेक्स्ट टारगेट होगा, क्या मैं आउट हो सकता हूँ, क्या होल्ड करूँ? बिल्कुल। सो रवि राज के पास अपोलो माइक्रो सिस्टम के 100 शेयर हैं 271 के भाव पर। अभी जो है वो शेयर का प्राइस नीचे आ गया है, इसकी वजह से उनको 250 के आसपास के भाव है, उसकी वजह से उन्हें 2000 रुपये का लॉस हो रहा है। वो सलाह चाहते हैं कि इस वक्त क्या करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। निमेश, क्या सलाह आपकी बनती है रवि राज के लिए? टेक्निकल चार्ट पर आपको देखकर क्या लग रहा है कि क्या रुकना चाहिए थोड़ा? देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है स्टॉक का, और स्टॉक में ऑलरेडी एक बड़ी गिरावट आ गई है। 200 दिन की एवरेज के पास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वहां से एक बाउंस भी दिया है। फिलहाल एक मल्टीपल सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो फिलहाल अभी वेट कीजिए। और मुझे लग रहा है कि फिर से स्टॉक 275 तक देखने को मिल सकता है। तो अभी नजरिया तो मेरा जो है वो बुलिश ही है। मल्टीपल सपोर्ट एरिया के आसपास सपोर्ट ले रहा है स्टॉक और यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। तो फिलहाल मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। 275 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह अपोलो माइक्रो पर आपको दी जा रही है। लेकिन अगले लाइव कॉलर राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून राजेंद्र, बताइए कौन से शेयर पर सलाह जानना चाहते हैं आप? राजेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? जी, शायद कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आवाज। जी मैडम, मैंने कल ही परचेज किया है एंजल वन। ओके, कितने शेयर से आपके पास आपकी और आवाज खरीद तो आ रही, भाव? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, 30 शेयर्स है आपके पास और जो आपका खरीद भाव है वो 2490 रुपये का है, यानी हाल की खरीदी है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं। आज 2.5% नीचे है शेयर, लेकिन अभी हाल ही में अपडेट आया था कंपनी का कि 15 जनवरी को एक बोर्ड बैठक होने वाली है जिसपे कंपनी जो है वो शेयर के स्प्लिट पर विचार करने वाली है। तो 15 जनवरी तक तो शेयर फोकस में रहेगा ही। गौरांग जी, आपके पास आना चाहूँगी। एंजल वन का शेयर है इनके पास, 30 शेयर्स है, 2490 हाल ही की खरीदारी। क्या सलाह होगी आपकी इनके लिए? तो देखिए, ये कंपनी शेयर बाजार से जुड़ी हुई है और विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि एंजल वन पर कवरेज नहीं, लेकिन इनकी जो समस्या है या इनका जो प्रश्न है उसका मैं प्रयास करता हूं तो निवारण देने के लिए क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी करूंगा। तो देखिए, अगर आपकी विचारधारा ये है कि ये अनिश्चितता के वातावरण के पश्चात भारतीय शेयर बाजार, और हमारा भी यही मानना है कि भारतीय शेयर बाजार आने वाले 3-5 साल या उसके अधिक समय सीमा से बेहतर रुझान लेकर के आएंगे। औसतन अभी जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर सालाना 12 से 15% का रिटर्न आपको सूचकांक में मिलेगा। शायद परिस्थितियां सुधरती है तो ये जो ऊपर की तरफ का दायरा है ये और बढ़ जाता है। तो अगर शेयर बाजार अच्छा कामकाज करता है, भारतीय शेयर बाजार अच्छा कामकाज करता है, तो भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, फिर चाहे वो उदाहरण के तौर पर, ये कोई राय नहीं है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो जैसे बीएससी, और एक शायद सकारात्मक खबर यह है कि इस साल एनएससी के आईपीओ को भी हरी झंडी मिल जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो ये क्षेत्र चर्चा में बहुत रहेगा। तो एक तो है ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर जैसी कंपनी बीएससी, उसके अलावा सर्विसेज प्रोवाइडर है, उदाहरण के तौर पर एनएसडीएल, सीडीएसएल और कैम्स। अब कैम्स के ऊपर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, ये डिस्क्लोजर है। और इसके अलावा है इंटरमीडिएटरीज, ब्रोकिंग फर्म जैसे कि एंजल वन या फिर हमारी कंपनी जैसे कि जियोजेट इन्वेस्टमेंट। तो अगर शेयर बाजार अच्छा कामकाज करता है तो हमारा मानना है कि शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं वो भी बेहतर कामकाज करेगी। तो शेयर मार्केट अगर अच्छा कामकाज करता है आने वाले 3 से 5 सालों में, तो उससे जुड़ी कंपनियां भी अच्छा कामकाज करेगी। और कैम्प्स पर गौरांग जी की खरीदारी की राय यहाँ पर आती हुई। चलिए, यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और आपके सवालों का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और योर स्टॉक्स में अब हम आगे बढ़ेंगे और सारे सवालों को शामिल करेंगे। लेकिन कुछ दर्शक हमारे रक्षा, जो हमारे दर्शक यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि हमें तो शामिल ही नहीं किया, हमारे सवाल तो लिए ही नहीं गए। बिल्कुल विकास, तो एक काम करते हैं, कुछ सवाल वहां से भी उठाते हैं। इनफैक्ट एक सवाल है भी, शैलेश का सवाल है इटर्नल पर, और आज इटर्नल फोकस में भी है विकास। ब्लॉक डील हुई थी और ब्रोकरेजेस फर्म ने भी यहाँ पर भरोसा जताया है इटर्नल पर। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उन्होंने बाय रेटिंग के साथ 375 रुपए का टारगेट भी दिया है। तो शैलेश के पास 15 शेयर्स हैं और इनका जो खरीद भाव है वो 245 रुपए का है। काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर खरीदा है और पेशेंटली होल्ड भी कर रहे हैं। तो हालांकि अभी तो कम प्रॉफिट में है, लेकिन 375 रुपए का टारगेट गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। एक बार निमेश से राय ले लेते हैं शेयर पर। निमेश, आपके पास आना चाहूंगी, इटर्नल पर आपकी क्या सलाह होगी? जो ब्रोकरेजेस फर्म का भरोसा है, आप क्या देख रहे हैं आगे के लेवल्स इस शेयर पर? देखिए, इटर्नल का चार्ट स्ट्रक्चर रिलेटिवली थोड़ा वीक है। स्टॉक हालांकि 200 दिन की एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए यहाँ से एक कंसोलिडेट हो रहा है और थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है। बट मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 305 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक ये स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। और भी करेक्शन आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास है, इसलिए बाइंग आ रहा है। बट 305 के ऊपर अगर नहीं आता है तो मैं मानता हूँ कि स्टॉक के अंदर नीचे की तरफ 250 तक गिरावट आ सकती है। तो थोड़ा कोशिश व्यू है। आपने 245 के ऊपर एंट्री ली है। मेरा मानना है कि अगर 300 के करीब आता है तो एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक कर दीजिएगा, ऐसी मेरी राय है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव कॉलर हैं हमारे साथ इस वक्त कुंदन। कुंदन हमारे साथ जुड़े, राजकुमार, माफ करिएगा, राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राजकुमार, आपका सवाल क्या है? आप कहां से जुड़े हैं? कौन से शेयरों पर आप सलाह चाहते हैं? दिल्ली से राजकुमार बोल रहा हूँ जी मैं। मेरे को ऑल इंडिया के क्या के आपके पास ऑयल इंडिया के शेयर हैं? हाँ जी, 550 की रेंज में 4000 शेयर हैं। ओके, सो ऑयल इंडिया के 4,500 शेयर हैं 500 के भाव पर आपके पास? 550 के भाव पर, ठीक है। अभी 418 का भाव चल रहा है, यानी काफी लॉस आपको इसके अंदर देखना पड़ा है। गौरांग सर, क्योंकि ऑयल इंडिया जो ऐसा शेयर है, इतना मजबूत शेयर है, उसके बावजूद इतनी गिरावट आ गई और काफी ऊपर के भाव पर हैं, क्या आपकी फंडामेंटल सलाह होगी? क्या इन्हें होल्ड करके रुकना चाहिए? क्या भाव इनके वापस आएंगे? 550 के भाव पे लिया है, 418 चल रहा है अभी, और अच्छी खासी क्वांटिटी है, 4,500 शेयर है इनके पास। देखिए, एक समय पर ऑयल इंडिया पर हमारी कवरेज थी, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आने के पश्चात अब वो कवरेज निकाल दी है। ये कंपनी सरकारी कंपनी है और ऑयल एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। जब कच्चे तेल के दाम ऊपर जाते हैं तो एक सकारात्मक सा रुझान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आता है, और उसी तरीके से विपरीत जो रुझान है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आता है। एक्सप्लोरेशन क्षेत्र में हमारी खरीदारी की राय फिलहाल ओएनजीसी और गैस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया लिमिटेड पर है। और ये स्टॉक ने मेरे ख्याल से पिछले साल भी अगर आप देखने जाए या उससे पहले भी देखने जाए तो ज्यादा योगदान दिया नहीं है। अब विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इनको अपनी जो निवेश की रणनीति है उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। गौरांग सर और निमेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने इस शो में जो है वो काफ़ी दर्शकों के सवाल जो लिए, उनके जवाब दिए बहुत क्लियरली। हम थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे फिर से दोबारा दर्शकों से और सवाल भी लेंगे और तमाम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। योर स्टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, आपके सवालों के जवाब भी खोजेंगे, एक्सपर्ट्स को शामिल भी करेंगे, लेकिन एक बड़ा अपडेट इस वक्त मार्केट में आता हुआ दिख रहा है। आईएक्स मार्केट कपलिंग मामले की आज अपीलेट ट्रिब्यूनल एपीटीईएल में सुनवाई हुई है। सीईआरसी के वकील ने सोमवार तक का वक्त मांगा है। क्या है ये पूरा मामला? पूरी रिसर्च के साथ, पूरी डिटेल के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहला सवाल तो ये कि आज कोर्ट में हुआ क्या? इस कपलिंग के मामले की सुनवाई की क्या डेवलपमेंट हुई है आज?
देखिए, थोड़ा सा आपको पीछे ले चलेंगे। पिछले साल जुलाई में हुआ था कि सीईआरसी ने मार्केट कपलिंग को लेकर निर्देश जारी किए थे और तभी से लेकर थोड़ी सी परेशानी हो रही थी आईएक्स को, और आईएक्स ने उस निर्देश को एप्टल जो कि इलेक्ट्रिसिटी का अपीलेट ट्रिब्यूनल है वहां पर चुनौती दी थी। अब सोमवार को एप्टल के जो कमेंट आए थे उससे लग रहा था कि शायद आगे आईएक्स को काफी बड़ी राहत मिल जाएगी। एप्टल ने ये कहा था कि ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों के फायदे के लिए इन नियमों को बनाया गया है और इन नियमों को बनाने में काफी ज्यादा नाटकीयता भी दिखाई दी है। अब आज सुनवाई हुई, लेकिन आज सुनवाई के बाद कोई क्लैरिटी अभी निकल के नहीं आ रही है कि ये जो नियम हैं इन प्लेस हैं, इनको विड्रॉ कर लिया गया है, क्या हुआ है। क्योंकि सीआरसी के वकील ने ये कहा है कि जब तक नियम नहीं आ जाते हैं तब तक ये सिस्टम लागू नहीं होगा, ये वकील ने कहा। उसके बाद एप्टल का कमेंट आया कि एक बार नियम आ जाएं और उसके बाद ही फिर इस सिस्टम को चैलेंज किया जा सकता है। अगर उसके बाद अगर पावर एक्सचेंज चाहे, अगर आईएक्स अगर चाहे तो इस नियम को चैलेंज कर सकता है और तब तक थोड़ी सी यथास्थिति वाली हम सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं। और एप्टल के कुछ और कमेंट्स हैं, आपको बता देते हैं। और उन्होंने ये कहा कि इन नियमों पर जब तक कोई फाइनल रेगुलेशन नहीं आ जाते हैं तब तक वो लागू नहीं किए जाएंगे। तो थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है। आप देखते हैं कि आगे इस पर क्या होता है, कोर्ट की तरफ से क्या रूलिंग आती है, सीआरसी इसमें क्या कदम उठाती है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल। जो लोग लेकिन मार्केट कपलिंग को नहीं समझते हैं, कपलिंग से वो रिलेट ये कर पाते हैं कि कुछ ऐसा जोड़ने की बात हो रही है, मैकेनिकली कुछ जोड़ने की बात हो रही है, तो थोड़ा अगर उन व्यूअर्स के लिए आप ये समझाएं अभिषेक कि मार्केट कपलिंग क्या है और उसके नियम क्या हैं। देखिए, बिल्कुल जोड़ने वाली ही बात है। मार्केट कपलिंग दरअसल एक ऐसी सिस्टम है। आप देखिए आईएक्स करती क्या है। आईएक्स एक पावर ट्रेडिंग की एक्सचेंज है जहां पर सेलर आते हैं पावर बेचने और जो जरूरतमंद होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो पावर वहां से परचेज करते हैं। तो एक मैकेनिज्म, एक बस वो सिस्टम प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। और अगर हम पूरे इस स्पेस में देखेंगे तो लगभग जो टोटल वॉल्यूम आता है करीब 85 से 90% के आसपास का, वो आता है आईएक्स के जरिए। अब मार्केट कपलिंग में क्या हो रहा था कि सीईआरसी जो कि इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलेटर है, उन्होंने निर्देश जारी किए थे और पावर मार्केट रेगुलेशन 2021 के तहत ये निर्देश जारी किए गए थे। देखिए, दो अहम सेगमेंट होते हैं दरअसल पावर ट्रेडिंग के। एक होता है डे अहेड मार्केट होता है डैम, और एक रियल टाइम मार्केट होता है आरटीएम, और एक और होता है टाइम भी होता है, टर्म अहेड मार्केट होता है। बट ये दो प्रमुख मार्केट हैं। अब प्रस्ताव ये था कि ग्रिड इंडिया है जो तमाम पावर एक्सचेंजेस है, क्योंकि इसके अलावा दो और एक्सचेंज है, वो तमाम पावर एक्सचेंजेस के जो बिड्स आ रहे हैं पावर परचेज को लेकर, उनको इकट्ठा करेगा और एक यूनिफाइड प्राइस वो सजेस्ट करेगा और वो सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा जितने भी एक्सचेंजेस हैं। तो अब होगा इसमें ये कि अगर यूनिफाइड प्राइस होती तो जो कंपेटिटिव जो एडवांटेज है आईएक्स का, जिसकी कि एक तरह से मोनोपोली है इस सिस्टम में, अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाती है और उससे आईएक्स के वॉल्यूम पर असर पड़ने की आशंका थी। फिर होता ये कि सभी पावर एक्सचेंजों पर जो बिजली की कीमतें होती वो एक समान होती, तो जो बायर हैं उनके लिए बाध्यता खत्म हो जाती, या फिर सेलर हैं उनके लिए भी बाध्यता खत्म हो जाती कि वो आईएक्स के रूट पर जाएं, फिर तो किसी एक्सचेंज पर जाते। तो इसके चलते नुकसान होता आईएक्स को। और आप ये देखिए कि जो दो और पावर एक्सचेंज हैं, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड पीएक्सआईएल, जो कि बैक्ड बाय एनएसई एंड एनसीडीएक्स है, उसका मार्केट शेयर 10% से कम है। एक और एक्सचेंज है एचपीएक्स यानी कि हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, इसका मार्केट शेयर तो बहुत ज्यादा ही कम है। पीटीसी इंडिया, बीएसई, आईसीआईसीआई बैंक इसके प्रोमोटर में शामिल हैं। तो इनको बेनिफिट आगे मिल जाता और यही चिंता थी आईएक्स की। आप वैसे भी देखिए बहुत कम पावर आता है एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि जिनको भी पावर परचेज करना होता है, जो भी इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो डिस्कॉम्स हैं, वो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट करके रखती हैं पावर प्रोड्यूसर्स के साथ में। तो होता क्या है कि जब एक्सेस पावर की सिचुएशन जब बनती है तो फिर वो पावर एक्सचेंजों के जरिए ट्रेड होने के लिए यानी कि परचेज करने के लिए आती हैं। तो अगर उसमें भी अगर आईएक्स से अगर वॉल्यूम कहीं और शिफ्ट होता, मान लीजिए अगर एचपीएक्स या फिर पीएक्सआईएल, इनको अगर मान लीजिए बेनिफिट मिलता, अगर ये पैरिटी हो जाती कि प्राइसिंग एक जैसी होती, क्योंकि अभी प्राइसिंग का कहने की एडवांटेज है आईएक्स के पास, क्योंकि वॉल्यूम वहां पर ज्यादा आ रहा है। तो अब इनकी कमाई भी उसी से होती है।
कुछ तो क्लाइंट फीस वगैरह भी लेते हैं, बाकी जो ट्रेडिंग वगैरह होती है उसके जरिए जो फीस होती है उसके जरिए इनकी कमाई होती है, तो उस पर असर पड़ता। और आईएक्स उसी चीज को लेकर परेशान था और मार्केट कपलिंग को लेकर अब आगे क्या होगा, अभी भी सिचुएशन बहुत साफ होती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने बहुत अच्छे से डिटेल तरीके से समझाया कि क्या डेवलपमेंट हुई और इसका क्या असर पड़ सकता है, क्या आगे चीज़ें हो सकती हैं। गेस्ट को शामिल करते हैं इस शो में। हमारे साथ खास मेहमान है, हमारे साथ हैं स्वाति होतकर निर्मल बंग से। स्वाति, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और जैसा अभिषेक ने अभी सारी डिटेल्स दी आईएक्स को लेकर, फिलहाल 75-80% का मार्केट शेयर है, लेकिन अगर मोनोपोली नहीं रहेगी प्राइसिंग में तो शेयर के लिए आगे हो सकता है कि नेगेटिव हो। आपकी सलाह क्या बनती है इस शेयर में अगर कोई इन्वेस्टेड हो, क्योंकि अभी 3.5% नीचे है, अगर किसी के पास हो तो उसे क्या करना चाहिए, और क्या नई खरीदारी किसी पर्टिकुलर लेवल के नीचे आप देखती हैं? अच्छा, लगता है स्वाति तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। स्वाति, अब तक आप तक मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस आईएक्स की बात करें तो डेफिनेटली आज हम देख रहे हैं कि 4.8% डाउनफॉल हमें नजर आ रही है पर्टिकुलर स्टॉक्स में। 200 डे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट टेस्ट किए उसने, वहां से हम लोग ने एक सेल ऑफ देखा है इंट्राडे में ही 160 से ऑलमोस्ट 140 के लेवल्स। ना इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि 50 और 100 डीए में जो है उसका काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स लिए है उसने, जो कि 140 के आसपास है। आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर 140 के नीचे तक जाता है या क्लोजिंग रखता है तो मुझे लगता है कि ये सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगी नेक्स्ट वीक में भी, जो कि स्टॉक को लेके जाते हैं 135 से 130 के लेवल्स तक। पॉजिटिव मोमेंटम रैली हमें कब देखने मिलेगी, जब से ये 150 के लेवल्स के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो ही एक रिकवरी रैली और बाउंस बैक रैली हमें वापस देखने मिल सकती है, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 165 टू 170 के रेंज में। तो आज के दिन मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, पोजीशंस बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेट द स्टॉक फाइंड आउट अ गुड सपोर्ट लेवल्स, बट ओवरऑल व्यू अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि दोनों एवरेजेस काफी स्ट्रांगली होल्ड की है। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस है वो 140 के स्टॉप लॉस या 138 के स्टॉप लॉस है, आप डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हो। के पास पोजीशंस है वो 140 या 138 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अपनी पोजीशंस जो हैं वो होल्ड कर सकते हैं, ऐसा स्वाति जी की ओर से राय आती हुई। लेकिन अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून जितेंद्र, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और बताइए कौन से शेयर पर सवाल है आपका? राजस्थान से जालोर डिस्ट्रिक्ट चांदुर्गा से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल कौन सा है आपका आज? मेरा हिंदुस्तान कॉपर को लेके मैंने ना 553 में परचेज कर लिया था और अब ये डाउन जा रहा है, तो अभी इसको मैं होल्ड करूँ कि सेल करूँ? बिल्कुल, पिछले 6 महीनों में हिंदुस्तान कॉपर की अगर बात करें तो डबल हो गया था शेयर, और लेकिन अब आज की बात करें तो यहाँ पर सपाट कारोबार होता हुआ, लेकिन पिछले 5 सेशंस में 8% टूट चुका है और आपने कहीं ना कहीं उन्हीं स्तरों के बीच खरीदारी की है। 553 के लेवल की खरीदारी आपकी। स्वाति जी, हिंदुस्तान कॉपर काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, काफ़ी अच्छी रैली भी हमने देखी, लेकिन 5 दिनों से कहीं ना कहीं प्रेशर में है ये स्टॉक। क्या किया जाए हिंदुस्तान कॉपर पर कमोडिटी मार्केट में जिस तरह की अभी हलचल चल रही है? क्या शेयर पर अगला जो लेवल है वो क्या हो सकता है? नो वंडर जितेंद्र जी का काफी एलिवेटेड लेवल्स पे बाइंग हुआ है, ऑलमोस्ट हायर लेवल्स पे उनके बाइंग हो चुके हैं। और अगर हम लास्ट 2 महीने का भी डेटा देखोगे तो मिड ऑफ नवंबर से काफी अच्छी रैली हम लोग ने देखी है, 350 से ऑलमोस्ट 570-575 के रेंज तक रहे। तो प्रॉफिट बुकिंग हम डिनाई नहीं कर सकते हैं ऐसी एक स्टीफ रैली होने के बाद। आई बिलीव कि ये ओवरबॉट जोन में हो चुका है, तो जिनके पास लो लेवल्स के बाइंग है वो थोड़े प्रॉफिट बुकिंग में हमें नजर आएगा। मार्केट्स काफी वोलाटाइल है, इसमें थोड़ा एक डेप्थ हमें देखने मिल सकता है जो कि स्टॉक को लेके जा सकता है 500 या 480 के रेंज तक, वहां तक लेके जा सकता है। अगर आपका लंबा नजरिया है तो मैं कहूंगी होल्ड कीजिएगा, इफ नॉट तो एक 500 रुपए का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। पुल बैक रैली के लिए शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स मेरे अभी भी बरकरार है 600 टू 620 तक। तो व्यू पॉजिटिव फॉर लॉन्गर टर्म होराइजन, बट अगर सिंस मार्केट्स काफी वोलाटाइल है तो थोड़ी बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग ये पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकती है। बिल्कुल, तो ये थी हिंदुस्तान कॉपर पर सलाह। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिस दौरान हम लोग आईएक्स की कन्वर्सेशन कर रहे थे उस दौरान रक्षा ने ट्विटर पर देखा कि हमारे व्यूअर्स वहां क्या कह रहे हैं, और रक्षा को ट्विटर पर एक सवाल मिला है। तो ट्विटर के जो दर्शक हैं
आपको ये अश्योर करना चाहते हैं हम कि हम आपको देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। आप वहां भी हमें सवाल भेज सकते हैं। रक्षा, क्या सवाल है आपके पास और जी किसका बिल्कुल, सवाल है? आकाश महाजन हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने सवाल अपना भेजा है। उनका कहना है कि ग्लेनमार्क पर उनकी खरीदारी है, जो क्वांटिटी है वो 101 की है और जो उनका खरीद भाव है वो 2040 के स्तर का है। तो ग्लेनमार्क यहाँ पर उनकी खरीदारी, इस पर उन्होंने सवाल भेजा है हमें। और स्वाति जी, आपके पास आना चाहूँगी। ग्लेनमार्क के स्टॉक पर क्या सलाह होगी आपकी? 101 क्वांटिटी है उनकी और 2040 के लेवल पर खरीदा है, 2048 के लेवल पर कारोबार करता हुआ और आज 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। क्या राय होगी आपकी इनके लिए? ग्लैंडमार्क डेफिनेटली एक अच्छा काउंटर है, लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए व्यू पॉजिटिव है। बट अभी द ओनली थिंग कि मार्केट्स काफी वोलेटाइल है, ये पर्टिकुलर स्टॉक्स भी हाई लेवल्स पे ट्रेड हो रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग्स हमें नजर आ रहे हैं। बट आई बिलीव कि शॉर्ट टर्म के लिए ये काफी अच्छे सपोर्ट फॉर्मेशंस बन सकते हैं 2000 के आसपास, जो कि 20 डेज मूविंग एवरेजेस के लेवल्स भी है। तो वहां तक एक हमें सेल ऑफ देखने मिलेगा, देन वापस एक टर्न अराउंड, क्योंकि ये हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने लॉन्ग पोजिशन डेफिनेटली होल्ड ऑन करनी चाहिए। 2000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, इसमें क्षमता है वापस 2150 टू 2200 के लेवल्स टेस्ट करने के। इट्स ऑन फ्रॉम माय एंड। करने की सलाह है, 2000 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है और ये स्टॉक काफी अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है, ये सलाह है स्वाति की। अब आगे बढ़ते हैं, ग्लेनमार्क फार्मा से आगे बढ़ते हैं। हर्षद हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षद, आप कहां से बात कर रहे हैं, देश के कौन से हिस्से से हम आपसे जुड़ रहे हैं ये बताइए, और आपके पास कौन से शेयर हैं, क्या सलाह आप चाहते हैं? गांधीधाम गुजरात से बोल रहे हैं। बीपीसीएल 1000 शेयर है 383 के भाव से। ओके, बीपीसीएल के शेयर हैं इनके पास 383 के भाव पे, 1000 शेयर हैं। कोई और भी शेयर आपके पास है हर्षद? आईओसी के 163 के भाव से 1000। ओके, आईओसी के 163 के भाव से 1000 शेयर हैं। दो शेयर हैं, दोनों ओएमसी कंपनियों के शेयर हैं हर्षद के पास। कोई नजरिया आपने रखा है कितने टाइम के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म का रखा है आपने, ठीक है। दोनों डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं। स्वाति, क्या सलाह आपकी बनती है? दोनों ओएमसी कंपनियों में इनका निवेश है। बीपीसीएल इनके पास 1000 शेयर हैं 383 के भाव पर और 1000 शेयर इनके पास आईओसी के हैं 166 के भाव पर, 163 के भाव पर। क्या सलाह आपकी बनती है इस पर? बीपीसीएल की बात करें तो मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि काफी नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस हो रहे हैं एंड जिस हिसाब से मंथली चार्ट्स के सेटअप पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें नजर आ सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में, जो कि स्टॉक को लेके जा सकता है 330 से 320 के लेवल्स तक। बट आपका लंबा नजरिया है तो आप होल्ड कर सकते हो। इसमें वापस क्षमता है कि 380 390 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। बट ये ओवरऑल सेक्टर काफी धीरे धीरे आपको अपसाइड में मोमेंटम रैली में नजर आएगी। आईओसी की बात करें तो यस, ये पॉजिटिव व्यू है इसमें मेरा, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ने एक रैली होने के बाद सेल ऑफ देखा है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में एंड आई बिलीव कि ये 200 डीएमए मूविंग एवरेजेस का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेते हुए हमें नजर आएगा। इसमें अपसाइड 170 देन उसके बाद 180 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। तो ये पोजीशंस आप डेफिनेटली बरकरार रख सकते हो आईओसी का। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ अ स्टॉप लॉस, 150 रुपए के काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स लेवल्स है, वो स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आईओसी पर होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। 150 का स्टॉप लॉस लगाना है और होल्ड करना है अपनी पोजीशंस को। लेकिन अब वक्त चला है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियंस का। तो आज ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है एंजल वन की स्नेहा सेठ। गुड आफ्टरनून स्नेहा जी, बताइए ऑप्शंस में क्या पसंद आ रहा है आज आपको? तो मार्केट में आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, उसमें से पीएसयू बैंकिंग स्पेस काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और अगर आप इंडिविजुअल काउंटर स्पेसिफिकली देखें तो एसबीआई ये काउंटर ने काफी अच्छी तेजी पकड़ी थी और थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग लास्ट 2 सेशंस में दिखा है, बट आज फिर से एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है। एक अच्छी सपोर्ट जोन से सारे ही की मूविंग एवरेजेस से ऊपर है ये काउंटर। और अगर आप ऑप्शन सेगमेंट में देखें तो 1015 1020 की कॉल्स में भी काफी अच्छी अनवाइंडिंग है। तो ये सारा डेटा देख के रख रहा है कि यहाँ से एसबीआई में एक तेजी फिर से आ सकती है। और जो हमने जो रिसेंटली जो ऊपर के लेवल्स देखे थे 1020 1022, इसके भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है इस काउंटर के। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे करंट लेवल्स पे आप 1010 की जो कॉल है वो बाय करें। 13 रुपए के आसपास उसे बाय करना रहेगा। स्टॉप लॉस 6 का लगाना है और जो टारगेट रहेंगे दैट विल बी 24.5। जो टारगेट और स्टॉप लॉस मेंशन किया उस हिसाब से अगर आप लॉस देखें तो मैक्सिमम लॉस इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 5000 और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा अराउंड 8007 का।
बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा जी, ये इम्पॉर्टेंट पिक हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एसबीआई, यहाँ पर एसबीआई स्ट्रांग नज़र आता हुआ आगे के दिनों में, और कॉल खरीदनी है 1010 की। यहाँ पर जो कॉल है वो 13 रुपये की है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 6 रुपये का, और लक्ष्य यहाँ पर 24.5 तक का आपको देखने को मिल सकता है। अधिकतम मुनाफा 8700 और अधिकतम नुकसान 5000 रुपये तक का हो सकता है। तो एसबीआई काफ़ी स्ट्रांग नज़र आता हुआ पीएसयू बैंक से। लेकिन सेबी का एफएनओ ट्रेडिंग के लिए एक रिस्क डिस्क्लोजर है कि 10 में से 9 लोगों को एफएनओ ट्रेडिंग में नुकसान होता है, और औसतन नुकसान 1 लाख तक का हो सकता है। घाटा हो या फिर मुनाफा हो, आपको ट्रांजैक्शन फीस देनी होती है। चलिए, तो यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और आपके सवालों का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आज एक स्टॉक फोकस में, इनफैक्ट हर दिन ही फोकस में रहता है विकास। अगर बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो आज सुबह अपडेट आया था कि जो एजीआर बकाया है उसमें उनको भुगतान पर राहत मिली है। क्या कुछ पूरा अपडेट है? क्योंकि उसके बाद हमने शेयर पे एक जंप देखा था, हालांकि अभी वो गेन्स फिजल आउट हो गए हैं, लेकिन तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल। सो वोडा आइडिया को लेकर, एजीआर बकाये को लेकर एक राहत आज सुबह सुबह एक खबर आती हुई देखी। वोडा आइडिया ने एक्सचेंजेस को यह बताया कि डीओटी ने हमें एक रोड मैप दिया है, क्लियर रोड मैप दिया है कि आपको एजीआर का जो बकाया है उसका भुगतान कैसे करना है। अब इसमें 3 चीजें हैं जो राहत की हैं कंपनी के लिए। पहली चीज ये कि जो एजीआर बकाया है वो वित्त वर्ष 2007 से लेके वित्त वर्ष 2019 तक का उसको फ्रीज कर दिया गया है, यानी एक फिक्स अमाउंट आपके लिए क्लियर हो गया कि 87,000 करोड़ के आसपास का आपका एजीआर बकाया है, ये बात तय हो गई। दूसरी चीज ये कि ये बकाया आपको कैसे चुकाना है, उस चुकाने की जो रोड मैप है वो पूरी तरह से आपको क्लियर करके दे दी गई है डीओटी की तरफ से। तीसरी चीज ये है कि डीओटी की निगरानी में एक कमिटी बनाई जाएगी, और ये कमिटी एजीआर का रीअसेसमेंट करेगी और देखेगी कि एजीआर जो लगाया गया है वो सही लगाया गया है कि नहीं, और इस कमिटी का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। तो ये 3 चीजें थी राहत की। अब बात पहले टाइमलाइन की कर लेते हैं और फिर बात करेंगे शेयर के एक्शन की। टाइमलाइन क्या है? तो टाइमलाइन ये है कि डीओटी का ये कहना है कि अगले 6 साल तक, यानी वित्त वर्ष 2026 से लेके वित्त वर्ष 2031 तक, हर साल 124 करोड़ रुपए आपको देने होंगे, यानी वोडाफोन को देने होंगे एजीआर बकाये के रूप में। उसके बाद अगले 4 साल यानी 2032, वित्त वर्ष 2032 से लेके 2035 तक 100 करोड़ रुपए का भुगतान प्रति साल करना होगा। और उसके बाद 2041 तक जो समय बचेगा, यानी वित्त वर्ष 2036 से लेके 41 तक का जो समय बचेगा, उसमें आपकी जो भी बकाया राशि बची होगी उसको आप इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बांटकर चुकाएंगे। अब ये रोड मैप है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। लेकिन शेयर में क्या हुआ? तो शेयर में हुआ ये कि स्ट्रीट को जब भी कोई एक्सपेक्टेशन होती है और वो एक्सपेक्टेशन अगर पूरी नहीं होती है तो स्ट्रीट उसे नेगेटिवली ट्रीट करता है। तो स्ट्रीट्स को ये उम्मीद थी कि जो एजीआर बकाया है उस पर कोई वेवर आएगा, यानी कोई छूट मिलेगी, 50% तक की छूट की उम्मीद भी कई लोग कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आया। आया मॉरेटोरियम एक तरह से, यानी आपको बकाया तो चुकाना पड़ेगा, भले ही आपको उसके लिए थोड़े ज्यादा समय की अवधि दे दी जा रही है, आपको थोड़ा रोड मैप क्लियर करके दे दिया जा रहा है, लेकिन आपको बकाया देना पड़ेगा। तो ये चीज मुझे लगता है कि इस वक्त मार्केट ने थोड़ा उसको नेगेटिवली ट्रीट किया, इसलिए जो शुरुआती तेजी थी वो धीरे धीरे फिजल आउट हो गई और स्टॉक जो है वो अब वापस से ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है। एक काम करते हैं, स्वाति से इस पर सलाह भी लेते हैं। स्वाति, वोडाफोन आइडिया को लेकर आपकी क्या सलाह है? अगर किसी के पास है इस वक्त वोडाफोन आइडिया के शेयर तो क्या करना चाहिए? क्या ये ओवरहैंग बना रहेगा या फिर आगे आपको कुछ दिख रहा है, कुछ लाइट दिख रही है? जिस हिसाब से अगस्त सितंबर से रैली देखी है हम लोग ने, जैसे उसने ब्रेकआउट 8 रुपीज का दिया 12 तक, काफी स्लोली एंड स्टडीली मोमेंटम ये कैरी फॉरवर्ड किया है। अभी वहां पे 12 रुपए के आसपास काफी नेगेटिव डाइवर्जेंस बने हैं, ओवरबॉट जोन में भी एंटर हो गया था ये, तो प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आएगी। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये 11 और 10.5 ये 50 पॉइंट्स का सपोर्ट जोन काफी स्ट्रांगली अभी तक बरकरार है, तो जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है वो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। 10.50 का एक अपने प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा। इसमें क्षमता है वापस अपसाइड मोमेंटम, अगर ये 12 रुपए के क्लस्टर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस एंड सस्टेन रखता है, तो इसमें एटलीस्ट 1415 रुपए तक भी जाने की क्षमता है। तो व्यू पॉजिटिव है जब तक ये 10.5 के रुपए सपोर्ट जोन्स बरकरार रखते हैं, तो बने रहिएगा, बट 10.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखिएगा।
जी बिल्कुल, तो स्वाति जी की ये राय वोडाफोन आइडिया पर। इसी के साथ इस शो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल, शो को समाप्त करने का वक्त तो हो चला है, लेकिन आज 3:45 पर क्या नया करने वाले हैं विकास आप? ये मैं रिवील तो नहीं करना चाहता था पहले, लेकिन अब आपने पूछा है तो एक आपको हिंट दे देते हैं कि पूरे हफ्ते की जो मस्ती है ना मार्केट की, वो आज आपको 345 पे ईटी नाउ स्वदेश के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखने को मिलेगी। हम यूट्यूब पर लाइव होंगे और एक खास सेगमेंट हम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है मार्केट गपशप। गपशप में आप देखिए मस्ती मसाला मार्केट, यानी जो भी चीजें हुई हैं उसका जो भी मार्केट से रिलेशन है और आपने अगले हफ्ते में क्या करना है, वो सारी चीजें हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल 30 मिनट 45 मिनट का एक पूरा सेगमेंट रहेगा, पूरी कन्वर्सेशन होगी हमारी, उसमें हम सब चीज